हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल करियर क्राफ्टर्स में। आज हम लोग देख रहे हैं अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास का पार्ट 4। ठीक है, इस चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट ये है जिसमें पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, यूएनडीपी, एचडीआई, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब के बारे में हम लोग जान लिए थे। आज का टॉपिक है बिहार के विकास की स्थिति, है ना। पार्ट 4 है, आज सबसे लास्ट पार्ट है ये इस चैप्टर का। तो देखते हैं हम लोग बिहार के विकास की स्थिति, है ना। तो कहता है वो समझेगा विकास की स्थिति कैसी है बिहार का। तो कहता है बिहार का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। बिहार का जो इतिहास है बहुत ही अच्छा रहा है ना। लोग फक्र करते हैं। यही बिहार है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर ने शांति संदेश बिहार में दिया था, है ना। चंद्रगुप्त, अशोक, शेरशाह सूरी, गुरु गोविंद सिंह, वीर कुंवर सिंह, राजेंद्र प्रसाद का जन्म इसी बिहार में हुआ था। समझिएगा बात को ध्यान से। कहते हैं यहां बड़े बड़े लोगों का जन्म हुआ था, है ना। कहते हैं बिहार में ही महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन का बिगुल भी फूंका था। समझिए बात को। वही बिहार है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, महावीर ने शांति का संदेश दिया था, और उन्हीं लोगों की जन्म की धरती है ना, जिनका जन्म चंद्रगुप्त, अशोक, शेरशाह सूरी, गोविंद सिंह, कुंवर सिंह, राजेंद्र प्रसाद का जन्म इसी बिहार की धरती पर हुआ था, है ना। और साथ में महात्मा गांधी ने ही चंपारण आंदोलन का बिगुल ही बिहार से फूंका था। कहता है बिहार में ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और कहता है लोक गीतकार भिखारी ठाकुर का जन्म इसी बिहार में हुआ था। लेकिन कहता है इतना बावजूद, इतने बड़े बड़े लोगों को होने के बावजूद भी, इतने बड़े बड़े इतिहास में लिखा गया, फिर भी आज हमारा बिहार जो है कई समस्याओं से ग्रसित है ना। पहला राष्ट्रपति वो भी बिहार के, है ना, वही लिखा है। लेकिन वही बिहार आज कई तरह के समस्याओं का शिकार है, और आज बिहार अति पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। वही कहता है इतना कुछ होने के बावजूद भी जो हमारा बिहार है वो कई समस्याओं से ग्रसित है। आज इसे बीमारू राज्य बोला जाता है, और पिछड़े राज्यों में इसे गिना जाता है। तो कहता है इसमें बिहार के पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण है ना। बिहार के पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण है। तो सबसे पहला है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। यहां पर समझिएगा, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या का क्या मतलब है। जब हम लोग अशिक्षा रहेगी, है ना, अशिक्षा, तो शिक्षा का मेन ये कहां से आता है। जो शिक्षा है ना वो बहुत ही महंगा हो चुका है। ठीक है, अशिक्षा होगा तो जनसंख्या बढ़ेगा ही, है ना। बाकी इन लोग इस सब चीज को बाकी आगे देखेंगे, बाकी लोग सिलेबस पे ध्यान देते हैं, है ना। कहता है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या क्या अभिप्राय है बिहार के पिछड़ेपन में। तो यहां पर हम लोग जान सकते हैं कि जनसंख्या बढ़ेगा, है ना। जब जनसंख्या बढ़ रहा है तो क्या साधन कमते जाएगा कि नहीं। ठीक है, साधन क्या हो जाएगा, कमते जाएगा। ठीक है, जैसे में हम लोग समझते हैं किसी घर में 3 लोगों का परिवार है, ठीक है, और इसमें 2 व्यक्ति और ऐड हो गए,
ठीक है। अब बताइए, पहले 3 व्यक्ति रहते थे, वो 500 रुपया कमाते थे पर डे, है ना, और अच्छी तरीके से वो भरण पोषण 3 परिवार का करते थे, बहुत ही अच्छी तरीके से। अब इसमें 2 मेंबर और जुट गए, क्या यही 500 में इसको गुजारा करना पड़ेगा कि नहीं? क्या ये घर पहले बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, अब इसमें और जनसंख्या की वृद्धि हो गई, तो क्या ये घर अब पिछड़ते चला जाएगा कि नहीं? चला जाएगा ना। यही बात है कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या का, जब जनसंख्या बढ़ता है तो हमारे साधन की कमी होती चली जाती है, जिसका भरण पोषण करने में लग जाता है। सेकंड है हमारा आधारिक संरचना का अभाव। ठीक है, आधारिक संरचना का अभाव, ठीक है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या होता है? कहते हैं किसी भी राज्य के विकास के लिए आधारिक संरचना का होना बहुत ही जरूरी। आधारिक संरचना में क्या आ जाता है हमारा? सड़क, बिजली, हॉस्पिटल, है ना, कई चीजें आ जाती है विकास में, है ना, आधारिक संरचना के अंतर्गत। कहता है लेकिन इस चीज के मामले में हमारा बिहार कुछ समय पहले तक बहुत ही पीछे था। ठीक है, इसके कारण बिहार है जो पिछड़ती चला गया। अगर हमारे यहाँ कोई भी फैक्ट्रियां खुले तो उसको सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, है ना, लेकिन हमारे यहाँ ये सब पहले नहीं था। ठीक है, अगला है, थर्ड टॉपिक है हमारा कृषि पर निर्भरता, है ना। कहता है कि हमारी जो बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से किस पे आधारित है? तो कृषि पर, है ना, कृषि पर ही आधारित है बिहार की अर्थव्यवस्था। और जो हमारा कृषि का जो पद्धति है बहुत ही पिछड़ा हुआ है, बहुत ही पौराणिक स्थिति से हम लोग उस चीज को कृषि करते हैं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, नए नए उपकरण हम लोग उपयोग नहीं करते, हमारे पास पूंजी नहीं है। ठीक है, अगर पूंजी रहेगा तो हम लोग नए नए उपकरण को कृषि में उपयोग करेंगे। तो ये कहता है हमारा कृषि बहुत ही पिछड़ा हुआ है। यह भी एक समस्या है बिहार के पिछड़ेपन का। अगला है औद्योगिक पिछड़ेपन। ठीक है, औद्योगिक पिछड़ेपन, तो ये क्या होता है इसको समझेंगे। कहता है कि पहले यहां उद्योग था, कारखाना था, लेकिन जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया ना, तो बिहार की जितने भी कारखाने फैक्ट्रियां थी वो कहाँ चला गया? सब झारखंड में चला गया, है ना। तो ये भी एक समस्या हो गया। जितने बिहार के बड़े बड़े कारखाने थे, फैक्ट्रियां थी, वो कहाँ चले गए? वो झारखंड में। ठीक है, इसके कारण हमारा भी बिहार पिछड़ता चला गया। अगला टॉपिक है बाढ़ तथा सूखा से क्षति। ये तो हमारे यहाँ एकदम डिपेंडेंट, एकदम आप कह सकते हैं कि बिहार में हर एक साल बाढ़ तथा सूखा से क्षति होता है। बाढ़ से ना हुआ तो सूखा से, सूखा से ना हुआ तो बाढ़ से। समझिए कि ये दोनों में एकदम रिलेशन है। ठीक है, तू ना तो हम ना तो तू। ठीक है, एकदम आना ही है। कहते इसका क्षति सबसे ज्यादा कहां होता है? तो कहते हैं उत्तरी बिहार से, है ना। उत्तरी बिहार में जो नेपाल से जो जल आता है ना, उससे वहां बाढ़ की स्थिति हो जाती। और कहता है बिहार में हर एक साल एकदम फिक्स है, एकदम तय है कि बिहार में बाढ़ सुखाड़ आना स्वाभाविक है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है और इसके लिए सरकार हमारे पास कुछ भी नहीं करती। जो ये फिक्स है कि हर एक साल बाढ़ आता ही है, लेकिन इसका निदान सरकार के पास है नहीं। नहीं, निदान है लेकिन वो करना चाहती नहीं। ठीक है, ये समस्या है। अगला है हमारा गरीबी।
ठीक है, गरीबी क्या है? तो कहता है बिहार की जो अधिकतर जनसंख्या है ना, बहुत ही निचले स्तर की है। ठीक है, यह बहुत से जितने अधिकतर जनसंख्या जो है यहाँ गरीब तबके के ही लोग हैं। ठीक है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। क्यों है? यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, शिक्षा है भी तो बहुत महंगी है, ये समस्या है। यहाँ का अगला खराब विधि व्यवस्था, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। खराब विधि व्यवस्था, कहते ये इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ का जो कानून है वो बहुत ही खस्ता हालत है। खस्ता कहने का मतलब बहुत ही कमजोर। यहाँ का जो कानून है वो बहुत ही कमजोर है। कोई भी सही ढंग से चल नहीं सकते, कोई अपना किसी प्रकार का उद्योग नहीं खोल सकता, छोटा उद्योग खोल नहीं सकता है। बहुत ही लचर व्यवस्था है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, बहुत ही लचर व्यवस्था है ये खराब विधि व्यवस्था हमारा। ठीक है, अगला है कुशल प्रशासन का अभाव। यहाँ के जो जितने भी प्रशासन है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। ठीक है, अगर आपको मान लिया बजाय कोई उद्योग शुरू करना है ना, तो इसके लाइसेंस जो कानूनी प्रक्रिया है करने में आपको बहुत लंबा समय लग जाएगा। ठीक है, ये प्रशासन के अभाव में, हमारे यहाँ कुशल प्रशासन है नहीं, बढ़ावा देगा ही नहीं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अगर आपको किसी प्रकार का लाइसेंस लेना है तो उसको पॉकेट को गर्म करिए। ठीक है, उसको पॉकेट में पैसा दीजिए, तब आपको वो लाइसेंस की प्रक्रिया को तेजी करेगा। ये हमारी सबसे बड़ी बात है। किसी भी पिछड़ेपन में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो प्रशासन का। कोई भी काम करिए तो आप उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाइए, तभी आप कोई काम को आप कर सकते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण 8 पॉइंट था। कोई पूछ दे अगर आपके एग्जाम में आता है बिहार के पिछड़ेपन के क्या क्या कारण है, तो आप लिख सकते हैं। एकदम आसानी से आप इस चीज़ को लिख सकते, वो भी लिखिए अपनी भाषा में। ठीक है, जो भी लिखना है आप अपनी भाषा में इस चीज़ को लिखिए, वहाँ से आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। हर एक टॉपिक को डिफाइन कीजिए। ठीक है, और आपको यहाँ से नोट्स चाहिए ना, ठीक है, नोट्स आपको चाहिए तो आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर नोट्स भी है। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स है। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिए एप्लीकेशन को। चलिए आगे देखते हैं बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने के उपाय। चलिए, ये बहुत ही अच्छा है। किस चीज़ को दूर कैसे किया जा सकता है, बताइए। हम लोग अगर किसी व्यक्ति को बीमारी है तो दूर किसको करेगा? बीमारी को ही ना। तो वही कहता है दूर हम लोग किसी करेंगे, यही सब बीमारी है ना, इसी का हम लोग को इलाज करना है। ठीक है, कहता है बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने के उपाय निम्न है। ठीक है, तो उपाय क्या होगा? इसी का हम लोग निवारण करेंगे, वही हमारा उपाय है। तो देखते हैं, सबसे पहला कहता है जनसंख्या पर नियंत्रण। ठीक है, तो जनसंख्या को नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? हम लोग जानते हैं हम दो हमारे दो, है ना, ये हिंदू में, और जो एक हमारे है ना, ठीक है, जालीदार लुंगी वाले, वो हम दो हमारे दो पे नहीं चलते, हम दो हमारे अनेक पे कार्य करते हैं। और वो भी क्या कहते हैं? वो कुदरत का दिया हुआ है ना, जो भी हो रहा है, जो बच्चे हो रहे हैं ना, वो किसका दिया हुआ है? तो ऊपर वाले अल्लाह का। ठीक है, तो बिहार में जनसंख्या नियंत्रण बहुत ही जरूरी है। ठीक है, नहीं तो वही जालीदार वाले लुंगी पहनने वाले लोग हैं, हम दो हमारे अनेक होते चले जाएंगे। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो कहता है जनसंख्या पर जो नियंत्रण है ना, सबसे पहले किया जाना चाहिए। हम दो हमारे लोग, इसको कैसे किया जा सकता है? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करके, है ना,
गांव अशिक्षित जो लोग हैं उनके बीच प्रचार प्रसार करके, है ना, उन लोग को जागृत करना पड़ेगा, तब जाकर जनसंख्या पर हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। हमारे जो बहुत से बड़े तबके के लोग हैं जो अशिक्षित हैं, ठीक है, उनमें ये समझ नहीं है। चलिए सेकंड देखते हैं, कृषि का तेजी से विकास। कहता है कृषि का तेजी से विकास कैसे हो सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। इसका विकास कैसे होगा? उन्नत बीज, है ना, अच्छे किस्म का बीज का प्रयोग करेंगे, अच्छे उर्वरक का उपयोग करेंगे, तब जाकर कृषि में विकास हो सकता है। ठीक है, तो कंप्लीट है। हम लोग उत्तम बीज का उपयोग करेंगे, अच्छे उर्वरक का उपयोग करेंगे, तब जाकर हम लोग को कृषि में तेजी से विकास हो सकता है। जब उत्तम बीज अच्छे उर्वरक का उपयोग करेंगे तो हमारी पैदावार अधिक होगी, और पैदावार अधिक होगी तो हम लोग वहां से आय भी ज़्यादा प्राप्त होगा, है ना। अगला है बाढ़ पर नियंत्रण। हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ आता है, तो नेपाल से, है ना। तो सरकार को चाहिए कि नेपाल से समझौता करके अच्छे डैम बनाया जाए, बांध बनाया जाए, है ना, जिससे कि हम लोग हमेशा के लिए बाढ़ से नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, हमें बाढ़ से छुटकारा मिल जाए। लेकिन नहीं, सरकार ऐसा करेगी क्यों? ये भी एक बड़ी समस्या है। क्यों करेगी वो? अगर वो समस्या का निदान कर दे तो हर एक साल का उसको राहत पैकेज बच जाएगा, है ना। तो राहत पैकेज बचेगा तो उसको पॉकेट में जाएगा कैसे? ये भी बड़ी समस्या है। तो आप समझिए बात को। अगला है आधारिक संरचना का विकास। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, डेवलपमेंट चाहिए, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग जान चुके हैं, यहाँ पर बिजली, सड़क, शिक्षा में सुधार लाया जाए, तभी जाकर हम लोग का विकास अच्छे ढंग से हो सकता है। ठीक है, अगला है उद्योग का विकास। जो उद्योग का विकास है ना, जब झारखंड विभाजन अलग हो गया था, हमारे पास कुछ चीनी मिल थी, लेकिन वो भी आज के डेट में क्या बंद पड़ी हुई। तो उसको भी सरकार का चाहिए कि उसे कुछ न कुछ प्रोत्साहित करके उसको भी चालू किया जाए और नए नए फैक्ट्रियों का विकास किया जाए। ठीक है, सरकार को चाहिए इसके बारे में सोचना चाहिए, और सरकार को यह भी चाहिए कि विदेशों से निवेश को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, अगला है हमारा गरीबी दूर करना। तो गरीबी दूर कैसे होगा? कहते हैं, जानिए, जो यहाँ जो लगभग है ना, गरीबी रेखा से 42% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। क्यों गरीब हैं? तो उनमें जो शिक्षा है, मान लिया शिक्षा है तो वो ट्रेंड नहीं है। ठीक है, लेकिन सरकार को चाहिए कुछ अच्छी तरीके से शिक्षा तो ग्रहण कर लेते हैं, मान लिया जाए, अच्छा ग्रहण कर ले, तो उसे ट्रेनिंग दिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, वो किसी भी प्रकार के काम को कर सके, है ना, वो कहीं पे जाकर वो अपना स्वरोजगार कर सके। ठीक है, तब जाकर गरीबी दूर किया जा सकता है। चलिए, हमने पढ़ लिया, 12th हमने पास कर लिया, ठीक है, और हमारे पास डिग्री भी है। आज तो पता ही है बिहार शिक्षा व्यवस्था कैसी है, आपके पास पैसा है तो आप डिग्री खरीद सकते हैं, है ना। तो यहाँ क्या है कि सभी लोगों को ट्रेनिंग देना चाहिए, काम को बताना चाहिए कि इस प्रकार से ऐसा ट्रेनिंग दें को भविष्य में किसी प्रकार का अपना रोजगार वो कर सके, तो वो गरीबी दूर कर सकता है। अगला है शांति व्यवस्था की स्थापना। ठीक है, शांति कहने का मतलब कि जो बिहार में है, जो बिहार का जो माहौल है ना, उन्हें अच्छी, जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनको भरोसा दिया जाए कि हमारा बिहार बहुत ही शांति वातावरण में रहने वाले हम लोग हैं, यहाँ आप लोग आइए और व्यापार करिए। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है।
अगर मान लिया जाए कि हमारे यहाँ कोई व्यापार करने आया, उसको गोली मार कर उसका पैसा छीन लेगा, ये बहुत बड़ी समस्या है ना। अगर चलो फैक्ट्री लगा रहा है तो उससे वसूली करेगा, हमको इतना पैसा दे तब हम तोरा क्या फैक्ट्री लगाने देंगे, है ना। ये समस्या है। यहाँ शांति व्यवस्था की स्थापना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगला है केंद्र अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण करे। इसका मतलब क्या हुआ, बिहार को केंद्र सरकार से बहुत अधिक मात्रा में संसाधन प्राप्त कराए, मुहैया करवाए, है ना, तब जाकर बिहार में का विकास हो सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे हम लोग। ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक है नहीं ये, यही 2 टॉपिक बिहार से रिलेटेड था, बिहार के पिछड़ेपन के कारण और बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने के उपाय, है ना। इस चीज़ को हम लोग देख लीजिए। आगे का टॉपिक देखते हैं हम लोग, देश के आर्थिक विकास में बिहार के विकास की भूमिका, कि देश के विकास में बिहार के विकास का क्या भूमिका है। ठीक है, तो देखते हैं। कहता है बिहार देश का एक बड़ा राज्य है जो भौगोलिक क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों ही दृष्टिकोण से बिहार का स्थान भारत में एक अपना महत्व रखता है। कहता है जो बिहार है ना, वो अपने आप में एक अलग स्थान रखता है भारत में। तो कहता है एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कुजनेट का कथन था, है ना, गरीबी कैंसर रोग की तरह है। अगर भारत का विकास करना है ना, तो बिहार का विकास करना आवश्यक है। देखते हैं क्या होता है। अगर हमारे शरीर में कैंसर हो जाए तो क्या करते हैं, धीरे धीरे पूरे शरीर को खोखला कर देता है ना। तो वही कहते हैं जो बिहार तो बहुत पिछड़ा राज्य है, अगर भारत का विकास करना है, ठीक है, तो बिहार का विकास करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और कहते हैं अर्थशास्त्री कुजनेट ने विश्व के संदर्भ में कहा था, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, जैसे कि छोटे भाग में हुआ कैंसर पूरे शरीर को विषाक्त कर देता है। ठीक है, वही बात है कि शरीर में छोटे से भाग में हुआ कैंसर पूरे शरीर को विषैला बना देता है। वही कह रहा है कि अगर भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी जाकर भारत का विकास हो सकता है। अगला है देश के सूचना प्रौद्योगिकी में पंजाब के कृषि के विकास में बिहार के मानव संसाधन का प्रमुख योगदान रहा। कहना है सूचना प्रौद्योगिकी और पंजाब के जो कृषि में जो लोग लगे हुए हैं, है ना, जो मानव संसाधन जो काम कर रहे, मानव काम कर रहे वहाँ, तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो बिहार के मानव संसाधन का। बिहार के सबसे ज़्यादा लोग पंजाब में कृषि में और सूचना प्रौद्योगिकी में काम कर रहे हैं। ठीक है, बिहार के सबसे ज़्यादा लोग हैं। कंप्लीट है। अगला है हमारा कृषि जनित उद्योग, कि कृषि जनित उद्योग क्या होता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहता है इससे उद्योग जो कृषि पर आश्रित होती, कहता है वैसा उद्योग जो पूरी तरह से कृषि पर आश्रित होती या जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है, उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। जैसे आम से अचार बनाना, है ना, अलग हो गया, गलत लिखा गया है, आम से अचार बनाना, या फिर टमाटर से टोमेटो सॉस बनाना। ठीक है, ये क्या होता है, जो टमाटर ये क्या है, कृषि उद्योग कृषि से प्राप्त करते, कृषि लोग इसका उत्पादन करते हैं टमाटर को, ऐसे दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं, कहाँ, उद्योग में ले जाकर। अगर टमाटर को उत्पादन नहीं करेंगे तो सॉस बनेगा नहीं बने। आम का पैदावार ना हो तो क्या आम बने, अचार बनेगा आम का, नहीं। ये सब क्या है, कृषि जनित उद्योग। वैसा उद्योग जो कृषि पर आश्रित हो, डिपेंड हो, कृषि जनित उद्योग कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। अगला हमारा है नरेगा, है ना, क्या है, नरेगा। तो नरेगा के बारे में जानते हैं।
कहता है ग्रामीण रोजगार देने की यह एक राष्ट्रीय योजना है। कहता है जो नरेगा है ना, यह एक राष्ट्रीय योजना है ग्रामीण रोजगार देने की, जिसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। ठीक है, जो नरेगा के तहत है ग्रामीण मजदूरों को एक साल में कम से कम कितने दिन रोजगार देने की व्यवस्था है, तो 100 दिन। ठीक है, इसके लिए न्यूनतम मजदूरी भी निर्धारित है। कहता है अगर कोई नरेगा की तहत काम करता है तो उसके लिए फिक्स है न्यूनतम मजदूरी को, कम से कम कोई भी काम करेगा तो उसको मिनिमम कितना मजदूरी उसे मिलेगा। कंप्लीट है। वही कहता है ग्रामीण रोजगार देने की इस स्कीम को विश्व का सबसे बड़ा रोजगार माना जाता है। जो नरेगा है ये विश्व का सबसे बड़ा रोजगार माना जाता है। ग्रामीण रोजगार देने की यह एक जो स्कीम है, ठीक है, इसको सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है, इसमें अगर किसी को कुछ समस्या होता है तो आप कमेंट करके जरूर हमें बताएं। ठीक है, किसी प्रकार का कोई समस्या आता है तो कमेंट करके हमें बताइए। इसमें एक आता है हम लोग APL, एक होता है BPL। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? एबव पॉवर्टी लाइन, है ना, इसको बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, EPL का फुल फॉर्म एबव पॉवर्टी लाइन, अब BPL का बिलो पॉवर्टी लाइन। कंप्लीट है। बाकी फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को इतना ही पढ़ना था। ठीक है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, 4 टॉपिक में हम लोग 4 पार्ट में पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर इस चैप्टर में किसी प्रकार का कोई प्रश्न छूटा है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर पूछें। कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक, सबसे लास्ट टॉपिक है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसका, इस चैप्टर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न MCQ, है ना। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, है ना। लाइक करते हैं तो हम लोग को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए आप। ठीक है, उन लोग के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। कंप्लीट है, तो हम लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसका। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ।